आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सीधे अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि आखिर कांग्रेस का एक अलग ही तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी चुनाव आयोग को दोष देते हैं, कभी नियमों पर सवाल उठाते हैं। जब आपके पास चुनाव के लिए कोई रणनीति नहीं होती, कोई मुद्दा नहीं होता, तब आप ऐसे सवाल उठाते हैं। और कांग्रेस के जिन राज्यों में जीतती है, कांग्रेस जिन राज्यों में जीतती है वहां कभी ऐसे सवाल नहीं उठाती। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि 2014 और 2019 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें भी नहीं दी। उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। चुनाव के लिए जब आपके पास कोई रणनीति नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो पहले ही हार मानकर आप इस तरह के सवाल खड़ा करते हो। और वो राज्य जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर कभी ऐसे सवाल खड़े नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी को थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि 2014 में, 2019 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें नहीं दी और इस बार भी कांग्रेस की 100 सीटें नहीं हो पाई। वो अपनी पार्टी की चिंता करें। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के आशीर्वाद से बने हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इपिक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने जिस तरह से बातें रखी हैं, तमाम बातें उन्होंने की है। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे पहली बात तो एपिक नंबर बदलता नहीं। कैसे बदला, क्या बदला? अगर मेरा बदल सकता है तो कितने लोगों का एपिक नंबर बदला होगा? यह साजिश है वोटरों के नाम काटने की। कई आईएएस अधिकारी भी ट्वीट कर रहे हैं कि उनके नाम कट गए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि बूथ वाइज डेटा दें कि किसकी मृत्यु हो गई है, उनका एपिक नंबर क्या है, उनका बूथ नंबर क्या है। अगर कोई दूसरे राज्य में चला गया है तो उसकी डिटेल दें। आप इसे क्यों छिपा रहे हैं? उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा बिहार में हो रहा है। कि ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से। तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। वो छोड़िए ना, कई आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है। तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरिकली कि मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल्ड को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है। कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। पूरी सरकार तो छुपा क्यों रही है? पूरी सरकार आप पर हमलावर होगी, बोल रहे हैं कि उनको अपना नाम भी खोजना नहीं आता है। आप बहुत बढ़िया बात है। सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से ईपीआईसी नंबर बदलता है। और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा। रामगढ़ में पिछले दिनों आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसी को लेकर करणी सेना ने सीधे विरोध प्रदर्शन किया।
आपको बता दें कि बीते दिनों आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना मामले में करणी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष परवीन सिंह पीड़िता के घर जाकर पीड़िता और उनके घर वालों से मिले। परवीन सिंह ने कहा कि घटनाक्रम में संलिप्त दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोषी अभी भी प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है और निर्दोष को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता गुड्डू ने बातचीत की है। मीडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हूँ झारखंड के रामगढ़ जिला। जी हाँ, रामगढ़ जिला यानी कि एक आग लगी हुई है रामगढ़ में। बगल में है हजारीबाग, बगल में है रांची, दोनों जिला से सटा हुआ रामगढ़, जहाँ पर एक ऐसी घटना है जो दिल दहलाने वाली घटना है। कभी रामगढ़, कभी बड़का गांव, कभी रांची, तमाम क्षेत्र में आग लगती है। आग लगने का कारण क्या है? हम जीरो ग्राउंड के तहत हम पहुंचे हुए हैं बेरिया टोला। हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष परवीन जी हैं, साथ में हिंदू संगठन या अन्य जो भी है परिवार सभी हैं। क्या है मामला? न्याय, एक ऐसा न्याय जो दफन है। उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार, केंद्रीय गृह मंत्रालय से न्याय की गुहार। एक पीड़ित महिला का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। मामला क्या है, आइए हम जानते हैं। क्या है मामला परवीन जी, जो आप इस गांव में पहुंचे हुए हैं? आखिर क्या कारण है कि आपको आने पर मजबूर कर दिया गया है? देखिए, रामगढ़ ज़िले में अभी एक आदिवासी महिला के साथ में घटना घटी है। महिला को इंटरव्यू लेने के नाम पर बुलाया जाता है और इंटरव्यू ना लेकर के उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें सामूहिक रूप से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और न्याय के लिए जब उस महिला के साथ हमारे हिंदू संगठन के भाई लोग खड़े होते हैं तो उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और ये महिला जो है रामगढ़ की महिला, आदिवासी महिला है, और जिसके साथ घटना घटी है उसके विरोध में आकर के झारखंड सरकार में रहे जो मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित में ना बोल करके सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने पे वो लगे हुए हैं। अपने स्वास्थ्य विभाग को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं। जबकि इस कांड में आफ्ताब अंसारी और समीम अंसारी जो कि कपड़ा व्यवसायी हैं, इन दोनों की संलिप्तता है। उस महिला को इंटरव्यू के नाम पर उन लोगों ने बुलाया, उनका सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद जब हिंदू संगठन के लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इरफान अंसारी जी आप जो कह रहे हैं, लगातार बार बार कह रहे थे कि आफ्ताब अंसारी मेरा बच्चा, वो बच्चा मेरा कहाँ गया? तो आफ्ताब अंसारी के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ करके रामगढ़ थाने में दिया और रामगढ़ थाने से वो आफ्ताब अंसारी जो है फरार हो जाता है और जा करके नदी में छलांग लगाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और प्रशासन पर दबाव दे करके, प्रशासन पर अपना सरकारी पावर दिखा करके इरफान अंसारी जी जो मंत्रालय में हैं वो दबाव बना करके हिंदू संगठन के लोगों पर ही केस दर्ज करवा करके उनको जेल भिजवा देते हैं। अब हम लोग ये कहते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं सब पीड़ित परिवार के लोग हैं। आप जितने भी लोग को देख रहे हैं ये पीड़िता के घर वाले हैं और इन लोगों की मांग है। हमारे जो झारखंड सरकार में बैठे हेमंत सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासियों की सरकार बताते हैं, तो आज इन आदिवासियों के साथ में, उस पीड़िता के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, जो घटना का अंजाम दिया गया और उस घटना में संलिप्त जो भी बलात्कारी हैं, अब तक वो कहाँ हैं? कहाँ है वो समीम अंसारी? अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उसको गिरफ्तारी के लिए अपना दो शब्द वो मुंह खोल रहे हैं? अपने आप को हितैषी की सरकार मानते हैं, अपने आप को आदिवासियों की हितैषी सरकार मानते हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इरफान अंसारी जी बोले कि हमारी बात हेमंत सोरेन जी से हुई है, हेमंत सोरेन जी गंभीर है इस मामले को लेकर के। हम लोगों को तो कोई गंभीरता उनकी नहीं दिख रही है। आज हमारी आदिवासी महिला बेटी को इस तरह का उसके साथ में घटना को अंजाम दिया जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनका मुंह से कुछ भी इस पर कोई भी एक स्टेटमेंट तक नहीं आता है, एक ट्वीट तक उनके माध्यम से नहीं किया जाता है। कैसी ये आदिवासी हितैषी सरकार भाई? देखिए, हमारे आज जो भाई लोग हैं
ये न्याय के लोगों लिए का, पहुंचे हुए हैं। इन लोगों का जो है, ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो पीड़िता के साथ में जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त है, शमीम अंसारी, उसकी गिरफ्तारी हो, या वैसे लोग जो इस घटना को पूरी तरह से दंगा कराने पर तुले हुए थे, उन लोगों की भी निष्पक्ष जांच करते हुए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और पीड़िता को तो न्याय बिल्कुल मिलना ही चाहिए। हमारे आदिवासी समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप आदिवासियों की हितैषी सरकार मानते हैं तो उस पीड़िता को न्याय दिलाएं, सामने आए, सामने खड़े होकर के उनको न्याय दिलाएं और दोषियों को कार्रवाई करें, जेल भेजने का काम करें, कड़ी से कड़ी सजा दें उन्हें। हमारे साथ पीड़ित परिवार के जो गांव के लोग हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं, आपके बहन बेटी के साथ जो घटना घटा हुआ है, काफ़ी दर्द घटना है, भगवान न करे किसी बहन बेटे साथ हो, लेकिन न्याय के लिए आपकी बहन या बेटी कहाँ कहाँ गई थी, न्याय नहीं मिला, आखिर में हिंदू संगठन के दरबार में कैसे पहुंची? देखिए, ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमारी बच्ची को बुला के बलात्कार इन लोगों ने किया है और उनको जो है अश्लील वीडियो बना कर दुष्प्रचार करने का इन लोगों ने काम किया है। ये बहुत ब्लैकमेल भी किया है और इससे हम लोगों आदिवासी लोगों को, हमको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे राज्य में आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी उनकी प्रशासनीय इतनी ढीली है, इतनी कमज़ोर है, तो ये लोगों ऐसी घटना हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और दुख की बात तो ये है कि हमारे जिन साथियों ने जिस तरह का जो ब्लैकमेल करने की कोशिश किया, जो बलात्कार किया था, उनको उठा के अगर उनको पकड़ के अगर प्रशासन को अगर दे दिया जाता है तो इसमें से हमारे बंधु को, भाइयों को, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये तो बहुत निंदनीय घटना है भाई। ऐसी घटना को हम निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को हम उनसे हम प्रशंसा करते हैं कि जो दोषी है उनको जेल में डाले, उनको फांसी दे, और अगर ऐसे आप नहीं करते हैं तो इनका उग्र आंदोलन होगा, सड़क जाम करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ये नया भारत है और नया भारत ऊंचाइयों को छू रहा है, अपने मुकाम को, सफलता के मुकाम को छू रहा है। उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया ने देखा कि जापान को पछाड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब वह दिन दूर नहीं, आने वाले एक साल में हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। यह नया भारत है। यह नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। कैसे नहीं, अभी तो कुछ ही हफ्ते पहले दुनिया ने देखा कैसे जापान को पिछाड़कर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी कौन बना? भारत बना। कैसे बना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत। आज देखो हम चौथी इकोनॉमी बन गए। अब वह दिन दूर नहीं, कोई 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड नहीं, कोई 10-20 साल नहीं, आने वाले 1 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन लेके बनने वाले हैं। यह है भारत, यह है नया भारत। यह नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, जो मूल मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, वही मूल मंत्र से हम आगे बढ़े। और आप देखना कुछ ही महीनों के अंदर हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी को पछाड़कर 5 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव तथ्यों की बात नहीं करते, और उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि तथ्यों से तेजस्वी यादव को कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी राजनीति करते हैं, वो बिना तथ्यों की राजनीति करते हैं। जब चुनाव आयोग बता चुका है कि किसी के स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है, राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि देश राहुल गांधी के हिसाब से नहीं चलता, देश लोकतंत्र से चलता है, कानूनी प्रक्रिया से चलता है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे, और संविधान में क्या ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है वो भी इस देश का मतदाता होगा? तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है, बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी के सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है।
सर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत देश का इलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से राहुल गांधी के मुताबिक देश नहीं चलता है। यह देश चलता है लोकतंत्र से, कानून से और कानूनी प्रक्रिया से। राहुल जी तो कुछ दिन पहले तक संविधान का किताब लेके घूमते थे। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है कि इस देश का जो नागरिक नहीं है वह भी इस देश का बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ने एक बार फिर कहा है कि ये भगवा की जीत हुई है, ये हिंदू राष्ट्र की जीत हुई है और सनातन की जीत हुई है। उन्होंने ऐसा कहा है, धर्म की और सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि सत्य में जयते, सत्य कभी भी पराजित नहीं होता, जो सत्य था वो मेरे साथ था। भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई, विधर्मियों का नाश हुआ। जो हुआ है वह होना सुनिश्चित थी। बहुत कुछ झेला, कष्ट सहे, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करूंगी और किया है और आगे भी करती रहूंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह पूरा केस कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के लिए बनाया था और अगर कोई चीज़ बनावटी होती है तो उसका कोई आधार नहीं होता, इसलिए इस केस का भी कोई आधार नहीं था। कांग्रेस न कभी देशभक्त पार्टी बन पाई है और न कभी बन पाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में? धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जो सत्य था वो मेरे साथ था और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई, विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था, जो हुआ है। मैम 17 साल लगे इस पूरे चीज को, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन हम कभी भी देश को कोई आंच नहीं पहुंचने देंगे अपने जीवित रहते हुए। मैम ये जो कोर्ट ने कहा है कि इस चीज में हाथ जो ट्रस्टी या आप थे, आप कभी नहीं थे। कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे पूरे झूठे। ये पूरा केस सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है। और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। विपक्ष जो कांग्रेस ने आरोप किया था उनको क्या कहेंगे इस बारे? कांग्रेस तो विधर्मी है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं। और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है और इसलिए कांग्रेस कभी देशभक्त पार्टी न बन पाई है न बन पाएगी। इनके ऊपर तो हमेशा ये जो हमारा प्रकरण रहा, ये 17 वर्षों के में इन्होंने जो कष्ट दिए हैं और जो भी कुछ बनाया करा है, जज साहब ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि हम चुनाव आयोग की हठधर्मिता को देख रहे हैं। उन्होंने एसआईआर मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर सीधे निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि हमने ये भी देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को स्पष्ट शब्दों में जो निर्देश दिए थे उसका भी पालन नहीं किया गया। एक तरह से इशारे भी किसी और के हैं और इरादे भी किसी और के हैं। वोटबंदी की कोशिश हो रही है, इसे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर ना कहकर विशेष गहन विलोपन कहना चाहिए, जिसका खात्मा होगा। देखिए, हठधर्मिता तो हम देख ही रहे हैं चुनाव आयोग की। हर जिले में हमारे साथी, हमारे कॉमरेड्स वेरीफाई कर रहे हैं। कई सिविल सोसाइटी भी एक्टिव है और हमने तो ये भी देखा कि चुनाव आयोग को स्पष्ट शब्दों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया था उसका भी पालन नहीं किया गया। तो एक तरह से इशारे भी किसी और के हैं, इरादे भी किसी और के हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की वोटबंदी की जो कोशिश हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मत कहिए, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन, उसका मैं समझता हूं खात्मा होगा। शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और यह फिल्म जवान को लेकर उन्हें पुरस्कृत किया गया है, जिसमें शाहरुख खान बहुत ही खुश नजर आए और उन्होंने कहा है कि मैं सभी का प्यार के लिए आभारी हूं। और फिल्म जगत में जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर सुपरस्टार शाहरुख खान ने कहा है कि कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कृतज्ञता, गर्व और विनम्रता से अभिभूत हूं।
यह पुरस्कार मुझे याद दिलाता है कि अभिनय सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि पर्दे पर सच्चाई दिखाने की जिम्मेदारी है। मैं सभी के प्यार के लिए आभारी हूं। Namaskar and Adab. Needless to say, I am overwhelmed with gratitude, pride and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Thank you so much to the jury, the chairman and to the INB ministry and to everyone who thought I was worthy of this honor. I want to thank all my directors and writers, especially for the year 2023. So thank you Raju sir, thank you Sid, and especially thanks to Atlee sir and his team for giving me the opportunity in Jawan and trusting me to deliver and be worthy of this award. Atlee sir, this is like you say, mass. I want to thank my team and management which works tirelessly with me. They bear with me my eccentricities and impatience and give me their full attention and make me look much better than I am, like even now in this video. This award without their perseverance and love would not be possible at all. Thank you so much for everything you do. My wife and kids who over the last few years give me so much more love and care, as if I'm the kid in the house and want only the best for me. They know my obsession with cinema takes me away from them, but they all bear it with a smile and allow me the time. So thank you very much for that. A national award is not just about achievement. It's a reminder that what I do matters. It tells me to keep going, keep working hard, keep creating, and keep serving cinema. In a world full of noise, to be heard, truly heard, is a blessing. And I promise to use this recognition not as a finish line, but as fuel to continue striving, learning, and giving back. ये अवार्ड मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि एक्टिंग सिर्फ काम नहीं है, एक जिम्मेदारी है। स्क्रीन पर सच दिखाने की जिम्मेदारी, और सबके प्यार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और भारत सरकार का इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन लास्टली टू माय फैंस, थैंक यू फॉर ऑल द cheers and all the tears, and really thank you for pausing your scrolling while watching my work. This award is for you, as each award is. And yeah, I would love to spread my arms for you and share my love, but I'm a bit indisposed. But don't worry, just keep the popcorn ready. I'll be back in theaters and soon on the screen. So till then, just with one hand. Ready. कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कहीं न कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को पूरा दस्तावेज दिया गया है और आज उन्होंने बिहार का आंकड़ा दिया जिसमें 70 से 80 लाख वोट हटाए गए हैं, जिसका वह कोई औचित्य नहीं बता रहे हैं। उनसे वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मांगी जा रही है, लेकिन वे वह भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसे चुनाव आयोग छिपा रहा है। देखिए, पूरा दस्तावेज चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने दिया है। राहुल जी ने पूरी रिसर्च करा के दिया हुआ है। आज बिहार का उन्होंने आंकड़ा दिया है जिसमें जो है कितने 70-80 लाख वोट काट दिए, जिसका कोई जस्टिफिकेशन वो नहीं दे रहे हैं। और जो उनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी वोटर लिस्ट की मांगी जा रही है वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ है जो चुनाव आयोग छुपा रहा है। चुनाव आयोग एक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी भी नागरिक के मन में कोई प्रश्न चिन्ह हो तो उसका निराकरण करें। किसी के मन में शक नहीं रहना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया पर अगर शक है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है एक संवैधानिक संस्था के निकाले, और उस जिम्मेदारी से चुनाव आयोग भाग रहा हो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।